नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 23 जनवरी और 23 जनवरी के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग पहले देख लेते हैं। हम लोगों के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सुभाष चंद्र बोस नेताजी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूल संरचना का सिद्धांत, एजुकेशन, इको सेंसिटिव जोन पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र, डिकार्बनाइजेशन एंड चिलकाली। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की स्टार्टिंग से। अभी रिसेंटली ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अब उनकी 126 बर्थ एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट दिए हैं। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बन जाएंगे वो बन जाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमें इनके बारे में फैक्ट्स को स्टार्ट करना है कि इनका जो है क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं और इनकी लाइफ जो कि आप जानते हैं नेताजी जो एक नेताजी का मतलब है यहाँ पर आप इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं लीडर की फॉर्म में। और इनका जो जन्म है वो 23 जनवरी को हुआ था 1897 कटक उड़ीसा में। 1919 में ये जो है लंदन चले गए थे इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए और ये वहां पर सिविल सर्वेंट बन भी जाती हैं। और उसके बाद फिर ये जो है रिजाइन कर देते हैं क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के लिए काम करना इनको गवारा नहीं था। सो अब यहाँ पर जो है इनके बारे में हम चीजें पढ़ना शुरू करेंगे। इन्होंने काफी सारी मूवमेंट्स को ज्वाइन किया था, गांधी जी के साथ जुड़ गए थे, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जुड़ गए थे और फाइनली आते आते 1923 में इनको जो है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट किया गया। साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट भी बने थे कांग्रेस के 1938 हरिपुर सेशन एंड त्रिपुरी सेशन में। लेकिन इनके जो है इनके और कांग्रेस के बाकी लीडर्स के साथ डिफरेंस होने की वजह से जो है यहाँ से चले गए थे और इनके लिए अपने जो है आगे के लिए खुद के अलग से ही प्लान्स थे। तो इन्होंने यहाँ पर जो है वो छोड़ दिया था और आगे बढ़ गए थे। अब इसके बाद जो है इन्होंने रिजाइन कर दिया था, ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। और एक इन्होंने जो है अपना अलग से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसका एक अपना फॉर्मेशन कर लिया था। इनका बेसिक था कि भाई अपनी जो है इनको अपनी स्टेट से ही अपनी होम स्टेट से काफी ज्यादा जो है वो अच्छा लोगों का प्यार भी मिलता था। अब इसके बाद जो है इन लोगों ने यहाँ पर इनके और भी 5 ब्रदर्स थे और इन्होंने काफी सारी जो है बहुत अच्छे अच्छे और भी वर्क किए हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर बाकी सारी चीजें भी इनकी लाइफ की जुड़ी, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रही हूँ आपको यहाँ पर। ये जो है आईसीएस का एग्जाम देने के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने 1919 को पहुंचते हैं और वहां पर जो है ये एक कॉलेज में भी एडमिशन ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर सिविल सर्विसेज के एग्जाम देते हैं और उसके बाद ये अपनी जो है इंडियंस बीए की डिग्री भी कंप्लीट करते हैं। और जो एग्जाम पूरा कंडक्ट होता है उसमें इनकी पोजीशन 4th आती है। और फिर यहाँ पर ये इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन हिस्ट्री, इन सब के बारे में काफी ज्यादा पढ़ने के लिए ये थे और ये फिर वहां पर फाइनली सिलेक्शन इनकी भी हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है 1921 के बाद से 1932 24 साल की उम्र में जो है ये इंडिया आते हैं, गांधी जी के साथ इंटरव्यू करते हैं। गांधी जी की एज उस समय ज्यादा थी लेकिन इनकी एज अभी बहुत ही कम थी। और फिर जो है 1921 से लेके 1932 तक ये यहाँ पर रह करके सबसे पहले तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये जो है अपना ही खुद का एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्वराज। और ये अपना किसको मेंटोर मानते हैं? मेंटोर का मतलब होता है कि किसको अपना आइडियल मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के जो मेंटोर है वो कौन थे। प्लीज नोट डाउन द नेम, चित्तरंजन दास। ठीक है, कौन है? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जिनको किस नाम से जाना जाता है? देश बंधु, नॉट दीन बंधु, देश बंधु है, फ्रेंड ऑफ द नेशन। सीआर दास के नाम से भी इनको जानते हैं। ये वही पर्सन है जिन्होंने
1923 में स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर स्टार्ट की थी। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये मैं फैक्ट्स बता रही हूँ, लिखते जाना। उसके बाद क्या होता है, ये जो है एक न्यूज़पेपर था फॉरवर्ड, उस न्यूज़पेपर के ये एडिटर की तरह भी काम करते हैं, इस फैक्ट को लिख लीजिएगा। उसके बाद कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ ये सीईओ की तरह काम करते हैं और कैलकाटा के मेयर भी बन जाते हैं। फिर उसके बाद ये एक और सभा, कौन सी सभा है प्लीज नाम लिख लीजिए, इस सभा का नाम है मगफूर अहमद अजाजी। ये इस सभा के भी जो है लीडर बन जाते हैं। ये भी बिहार की एक मूवमेंट थी जिसके साथ ये इसको फाउंड करते हैं। उसके बाद जो है काफी सारे लोगों को, इनको और बाकी सारे लोगों को जो है जेल में डाल दिया जाता है, मंडाले जेल में, जहां पर इनको पता चलता है कि इनको ट्यूबरकुलोसिस है। फिर उसके बाद ये बाहर आते हैं 1927 में, और फिर जो है कांग्रेस के साथ जुड़ के आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फिर से इनको जेल जाना पड़ा था। फिर उसके बाद इनकी तबीयत मैंने बताया थोड़ी खराब तो थी ही, और फिर ये थोड़ा सा जो है इंडिया के स्टूडेंट्स और यूरोपियन लोगों से मिलने के लिए जाते हैं बाहर भी, और वहां पर अपनी जो इनकी बुक है, वेरी फेमस बुक द इंडियन स्ट्रगल, इस बुक को ये स्टार्ट कर देते हैं उसी समय, द इंडियन स्ट्रगल को। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो ये अपना 37 से 40 तक जो है ये यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी, इधर आप पढ़ सकते हैं। कैलकाटा में भी इन्होंने काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन वगैरह किया ही था। और फिर उसके बाद यहाँ से खत्म चीजें होने के बाद ये जो है 1941 में नाजी जर्मनी, वहां तक ये पहुंच जाते हैं। ठीक है। इनके ऊपर बहुत सारी और कंट्रोवर्सीज और कौन सी स्टोरीज भी काफी सारी है। और फिर फाइनली जो है ये 1943 में, जिनको नेताजी के रूप से जो जाना जाता है, सिंगापुर में ये आजाद हिंद फौज जो है उसका गठन यहाँ पर करते हैं। और उसके बाद जो है हमारा जो अंडमान निकोबार है, ये जापानीज से हत्या करके अपने इंडिया में शामिल करते हैं। तभी यहाँ पर इनके जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे आइलैंड का भी नाम है। राइट। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने, मतलब ये तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट काम बताए, इन्होंने नाजी जर्मनी के साथ मिलकर भी काफी सारे इंपॉर्टेंट काम करे हैं। और आईएनए आप लोग जानते ही हैं, आईएनए का फॉर्मेशन जो है वो भी इन्होंने ही, एक तरीके से मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने ही कराया, लेकिन हाँ काफी बड़ा हाथ है सब लोगों को इकट्ठा करने में। और जो प्रीतम सिंह ढिल्लों थे, जो उस समय के वहां के प्रेसिडेंट थे लीग के, कैप्टन मोहन सिंह थे, उन सबके साथ इनके साथ काफी सारी मीटिंग्स हुई थी। इन्होंने जो है यहाँ पर पहली जो है वो भी बनाई थी, रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट आप समझ सकते हो क्यों उनको इन्होंने बनाई थी। लक्ष्मी स्वामीनाथन उस पूरी रेजिमेंट की हेड थी। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी पूरे तरीके से यहाँ पर इन्होंने जो है काफी अच्छे से इन्होंने यहाँ पर काम किया था। और आप जानते हैं कि आज भी हमारे यहाँ पर ये जो है एग्जिस्ट करती है आईएनए, हमारी इंडियन नेशनल आर्मी। और 18 अगस्त 1945 के बाद ऐसा कहा जाता है कि इनकी डेथ हो गई थी। 3 डिग्री बर्न्स यहाँ पे जो है कहा जाता है कि वहां पर ही उस समय जो है इनकी डेथ हो गई थी। अभी तक इनकी जो डेथ की स्टोरी है वो काफी कंट्रोवर्शियल रही है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ही याद रखिएगा। इनकी जो आइडियोलॉजी की बात करूँ तो ये भगवत गीता भी बहुत मानते थे। इनको जो है स्वामी विवेकानंद की स्टोरीज बहुत पढ़ना पसंद भी था। राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताया, इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और इनका एक बहुत ही फेमस स्लोगन है, आप लोगों को सबको पता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथ ही साथ इन्होंने जय हिंद, आईएनए का जो है हमारा जय हिंद हमारा आज का नारा, ये भी इन्होंने दिया। उसके बाद इन्होंने दिल्ली चलो, वो नारा भी इन्होंने ही यहाँ पर प्रोवाइड किया था। एक नारा और है अगर आपको पता हो तो, इतिहाद, एतमाद और कुर्बानी। इतिहाद का मतलब होता है यूनिटी, और इत्माद का मतलब होता है अग्रीमेंट, और कुर्बानी का मतलब होता है सैक्रिफाइस। तो इस तरीके से जो है इन्होंने इन चीजों में भी काफी ज्यादा मदद करी है इस तरीके के लिए। महात्मा गांधी जी ने इनको देशभक्तों का राजकुमार भी कहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे आप लोगों को, आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे, इनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
एडमोनिशमेंट दैट इंडेंजर द कॉन्स्टिट्यूशन, एक सिद्धांत जो हट बनकर रह गया है, जिसके कारण संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, वो है संविधान की मूल संरचना। जैसे कि आप अभी जानते हैं, केशवानंद भारती केस बहुत ही ज्यादा जो है वो चर्चा में रहने वाला, आज तक का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला केस में से एक है, जिसका जो जजमेंट आया था वो 23 अप्रैल 1973 को आया था। और अब आप जानते हैं अप्रैल आने वाला है, इस पूरे को 50 साल कंप्लीट हो जाएंगे, अभी 2023 चल रहा है ना। तो इस अप्रैल उस दिवस को 50 साल कंप्लीट हो जाएंगे जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती बनाम केरल जो है, उन्होंने अपना निर्णय दिया था। आप लोग जानते हैं ये जो निर्णय है वो पूरे इंडिया के अंदर एक सबसे ज्यादा एक माइलस्टोन बेंचमार्क की तरह काउंट किया जाता है, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि हाँ, पार्लियामेंट जो है हमारी, उनके पास संविधान को संशोधन करने की पावर है, बिल्कुल है, 100% है, लेकिन वो ऐसा है कि अब वो कोई भी जो संवैधानिक दस्तावेज है वो मूल संरचना को हार्म किए बिना यहाँ पे चलेंगे। मतलब ये है कि जो जो मूल है, बिल्कुल उसको आप हार्म किए बिना आप कुछ भी पार्लियामेंट चेंज करना चाहती है, बिल्कुल करे। हमारा आर्टिकल 368 इजाजत देता है कि आप जो है, लिखित संविधान है तो आपके पास ये पूरी तरीके से इजाजत है कि आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इतना इजी भी नहीं है ना करना। यहीं पर पहले आपको पता है एक हाउस में जाएगा फिर दूसरे हाउस में जाता है, मान लो पहले लोकसभा राज्यसभा में गया, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों में से किस हाउस में जाएगा, ये बिल्कुल मर्जी है, किसी भी हाउस में जा सकता है। ये मनी बिल नहीं है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, संविधान संशोधन है। तो आप किसी भी हाउस में पहले इसको लेके जा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पहले लोकसभा लेके जाओगे। किसी भी हाउस में इस बिल को इंट्रोड्यूस करो, लेकिन खास बात यह है कि ये बिल जो है वो पास होता है दोनों ही हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक हाउस में पास हो गया दूसरे ने अपने आप पास कर दिया, नो नो नो। इसमें सीधा ही यही है कि आपको दोनों हाउस से अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत से पास कराना होता है। क्या होती है विशेष बहुमत? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट हैं और उन प्रेजेंट में जितने वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से पास होना जो है कंपलसरी है। 105 अभी तक हमारे संविधान में संशोधन हो चुके हैं, यहाँ पर आप पूरा रीड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा आर्टिकल में लिखा है। किसी भी सदन में लेके जाओ, और ऐसे बिल के लिए आपको प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए। जबकि मनी बिल है आर्टिकल 110 में, तो उसके अंदर आपको प्रेसिडेंट की पहले परमिशन चाहिए होती है, इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति की। और इसमें किसी भी सदन में लेके जाओ, लेकिन दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होगा। प्रत्येक सदन के पास जो है अलग अलग तरीके से दोनों को पारित करना होगा, और ऐसा नहीं है कि उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग बिठा देंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि दोनों हाउस से अलग अलग पास होना, तो ज्वाइंट सिटिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। ज्वाइंट सिटिंग तो तब होती है ना जब कोई मतभेद हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है ना, और अगर दोनों में हो जाता है, अगर कोई ऐसा बिल आता है जिसके अंदर फेडरल स्ट्रक्चर, हमारा संघवाद की चीज इन्वॉल्व है, तो वहां पर पार्लियामेंट को खुद से बात पास करने के बाद स्टेट्स में भी भेजना पड़ेगा। जैसे 28 स्टेट है तो उसमें से 15 स्टेट अगर अपनी अपनी असेंबली के अंदर उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर देती हैं, तो वो बिल हम पास कह सकते हैं। और दोनों के पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट की मर्जी है, मतलब प्रेसिडेंट को भी यहाँ पर एसेंट देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट यहाँ पर, उनके पास भी ये कंपलसरी है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट बिल आया तो उसको पास करना जरूरी है। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत यही लिखा गया है। ठीक है, और जब राष्ट्रपति ने सहमति दे दी, उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमारे देश में एक बन जाता है, नियम के रूप में लागू हो जाएगा। ठीक है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर आया कहाँ से, क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? सबसे पहला केस आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, शंकरी प्रसाद केस। इसमें क्या आया था कि भाई, इसमें ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो यहाँ पर पार्लियामेंट है वो कुछ भी अमेंड कर सकती है, आर्टिकल 368 में के तहत फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। लेकिन इन्हीं इसी चीज चीज को उन्होंने चेंज कर दिया गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में उन्होंने जस्ट इसका ऑपोजिट कर दिया और बोला कि मौलिक अधिकारों जो है वो एक अनुवांशिक अपरिवर्तनीय है, ट्रांसेंडल एंड इम्यूटेबल, यू कैन नॉट चेंज दिस। आप इसको, पार्लियामेंट जो है वो इसको यहाँ पर संशोधित नहीं कर सकती है, इसमें चेंजेस नहीं ला सकती है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है केशवानंद भारती केस आता है। केशवानंद भारती केरला के में एक मठ चलाने वाले व्यक्ति हैं, जो वहां पर एक मठ की स्थापना करे थे और वहां पर उस मठ को भी चलाते हैं। सो वहां पर जो है ये केस निकल के आता है, और ये केस काफी ज्यादा फिर फेमस हो जाता है। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये बोल दिया गया था कि भाई, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, उसको छोड़ के पार्लियामेंट बिल्कुल सारे काम कर सकती है।
ठीक है ना। क्योंकि लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं, मौलिक अधिकार नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार ही तो मूल संरचना का पार्ट है, तो उसको अमेंड नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना। तो मूल संरचना काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, और ये पूछा जाता है हम लोगों से, क्या कब कैसे निकल के आया, क्या क्या आता है इसके अंदर। तो ये सब जो है काफी ज्यादा न्यूज में है अभी। और अब आपसे पूछेंगे कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, तो आपके सामने मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए हैं। ये आता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। और ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारी खुद की थ्योरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी केस से निकल के आई है। ये कहीं भी नहीं लिखी हुई, मैं आपको बता दूंगी, कहीं नहीं लिखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये चीज निकल के आई है। और आज के समय में इसको इस्तेमाल किया जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया। इसको तो जो है बाहर की स्टेट, जैसे बांग्लादेश, मलेशिया, पाकिस्तान, युगांडा, ये सब भी हमारी सेम ही चीजों को यहाँ पर निकाल के यूज करते हैं। अच्छा, मैं बता दूं आपको कौन से जज ने ये चीज लेके आई थी, बेसिक स्ट्रक्चर जैसी चीज, वो है जस्टिस हंसराज खन्ना। ठीक है, इन्होंने ये शब्द को यहाँ पर निकाला था, और इस तरीके से फिर ये चीज बढ़ते बढ़ते बेसिक स्ट्रक्चर में काफी सारी चीजें आने लग गई हैं। तो आप ये सब पॉइंट जो है यहाँ पर आप पढ़ेंगे। संविधान की सर्वोच्च बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हमारा जो राज्य व्यवस्था है वही सबसे लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है। और हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों जो है अपना अपना काम करते हैं, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन है। संविधान जो है वो संघ रूप से यहाँ पर काम करता है, राष्ट्र जो है एकता और अखंडता के ऊपर काम करते हैं, और हमारा जो राज्य है वो कल्याणकारी है। यहाँ पे न्यायिक समीक्षा की जाती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के ऊपर ही काम सारे किए जाते हैं। संसदीय प्रणाली है, कानून का शासन चलता है, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, समानता, राइट टू इक्वालिटी, ये सब चीजें हमसे कभी भी कोई छीन नहीं सकता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट 4 केसेस आते हैं, शंकर प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद और मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स जो है कर्नाटका में एक मिल्स थी, और वहां से मिनर्वा मिल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आया था। ये भी एक काफी बड़ा केस था, जिसने और ज्यादा इस चीजों में ऐड करी थी, ठीक है, और ज्यादा। और पता है मिनर्वा मिल्स का जो यहाँ पर डिसीजन दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था वाई वाई चंद्रचूड़। ठीक है, ये वाई वाई चंद्रचूड़ ने दिया था। और आई होप आप लोगों ने जरूर इनका नाम सुना होगा, आपने डी वाई चंद्रचूड़ पढ़ा होगा। ये इन्हीं के पुत्र हैं, वाई वाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं डी वाई चंद्रचूड़, दोनों ही सीजेआई। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, वाई वाई चंद्रचूड़ के पास एक और खिताब है, किस चीज का, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजे ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए अगर कोई सीजे, आप भी जानते हैं सीजे हमारे इंडिया में जो है बहुत कम समय के लिए रहते हैं, कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं है। सो वाई वाई चंद्रचूड़ सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए रहे थे, इनको आयरन हैंड्स के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, मतलब लोहे के हाथ है, ये कुछ भी अपना जो है वो डिसीजन देते थे, और बहुत अच्छे से इन्होंने काम भी किया था। ठीक है, और इन्हीं के जो पुत्र हैं वो आज के प्रेजेंटली वाई वाई चंद्रचूड़ जो है वो हमारे जज हैं इस समय, सीजीआई में। इन्होंने मिनरवा मिल्स केस का कह लो, शाह बानो केस भी आप लोगों ने सुना है ना, इसमें भी इन्होंने यहाँ पर जो है वो डिसीजन दिया था ट्रिपल तलाक वाले के ऊपर। तो काफी सारी चीजों के लिए जाने चाहते हैं, जरूर लिख लीजिएगा इनके बारे में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, एजुकेशन। अभी यहाँ पर जो है एक हालिया रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो शिक्षा के संबंधी अंतराल है उसमें ये बताया गया कि भाई किस तरीके से जो है वो गैप्स आने शुरू हो गए। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, एक प्रथम एनजीओ जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट निकालता है, एसर, एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि 2005 से शुरू हुई थी, जिसमें ये देखा जाता है कि जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर स्कूल जाते हैं या सिर्फ एनरोलमेंट करा के छोड़ दिया, या फिर वो पढ़ते भी हैं। तो उस तरीके से 2022 की रिपोर्ट यहाँ पर जारी हुई, 2018 के बाद ये 2022 में आई है। पूरे इंडिया के 3 से 16 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनका स्कूलिंग रिकॉर्ड चेक किया जाता है यहाँ पर, कि सिर्फ नाम के ही आ रहे हैं या फिर एक्चुअली में भी कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो वहां पर इस रिपोर्ट से क्या पता चला है, इस रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले 16 वर्षों के अंदर है वो काफी ज्यादा जो है बच्चों ने कम जो है अपने स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाने की कोशिश करी है। चाहे कोविड की महामारी हुई थी, उसके दौरान स्कूल भी बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी जो है काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है बच्चों के अंदर। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। आप देखो परसेंटेज, 2018 की परसेंटेज है 65.6। एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा आपसे परसेंटेज, पर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यस इंप्रूवमेंट तो हुई है। ठीक है, सो जस्ट टू गिव एन आइडिया, ये मैं आपको बता दूं, आपसे एग्जाम में कोई परसेंटेज नहीं पूछने वाला प्रीलिम्स में,
कोई भी नहीं पूछने वाला, डोंट वरी अबाउट दैट, आप लर्न मत करिएगा इसको, ठीक है। ओके, आगे देखो, ये इंप्रूवमेंट हुई है ना, 72.9% हुई है, तो पहले से तो इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। और इस तरीके से इम्प्रूवमेंट जो है हमें देखने को मिल रही है। लिटरेसी लेवल जो है, बच्चों की शिक्षा का जो स्तर है, वो भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, कई जगह पे कम भी हुआ है। और जो क्लास, ये थोड़ा सा और डेटा पढ़ेंगे इसके अंदर, जो भी हमारे सरकारी स्कूल है या निजी स्कूल है, उनमें कक्षा 3 के ऐसे बच्चों का प्रतिशत जो कक्षा 2 के स्तर पे पढ़ने में सक्षम थे, उसमें भी काफी गिरावट देखने को मिली है। तो इस तरीके से ये स्कूल्स का डेटा है यहाँ पर। अब हम ये देख लेते हैं कि स्कूल्स के डेटा में सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पे कमी आई है। देखो, 2018 की अगर मैं बात करूं तो केरल, हिमाचल, हरियाणा, इन सब में जो है यहाँ पर थोड़ी सी जो पठन स्तर है वो काफी ऊंचा था, ठीक है। 2018 में काफी ऊंचा था, अब कम होना शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी आप देखो कि काफी ज्यादा गिरावट आई है, तेलंगाना में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि कुछ ज्यादा अच्छा जो है, अगर हम एक पठन की या रीडिंग एबिलिटी की बात करें, तो उतना ज्यादा अच्छा हुआ नहीं है। होता पता है क्या है कि जहाँ पे परिवार जो है वो इतना ज्यादा स्कूल्स के लिए फीस भर नहीं सकते हैं, वो पैसा बचाने के लिए निजी स्कूलों में जो एडमिशन लिया होता है उसको वापस करवा लेते हैं, और वहां पर जो है अपना पैसा बाकी जो होता है वो ट्यूशंस वगैरह में भरना शुरू कर देते हैं। तो वही है कि अब स्कूलों में थोड़ा सा जो ऐसे ऐसे बच्चे जो इस तरीके से चीजें करते हैं, उनका जो अनुपात है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी को हम कहते हैं शिक्षण अंतराल। यही एक लर्निंग गैप का कारण है कि बच्चे स्कूल में ना जाकर के जो कोचिंग था ना, वहां पे पैसा देना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि चलो ठीक है, क्या ही जा रहा है, एग्जाम तो सेम ही होना है, तो ऐसा कर लेते हैं। ये चीज बहुत बड़ी है, ये तो आप लोगों ने भी अपने आसपास के बच्चों में फील किया होगा। चलो, आप तो, हमारी तो उम्र नहीं है स्कूल जाने की, पर आपके आसपास आपके भाई बहन हो सकते हैं, या फिर आपके और कजन, या फिर आपके आसपास पड़ोसी में हो सकते हैं, या आप कहीं पर भी जाते हैं वर्क वगैरह के लिए, वहां भी आप देखते होंगे कि ये चीजें थोड़ी बड़ी हैं, ठीक है। मतलब मुझे भी ऐसा फील होता है बीइंग अ टीचर, काफी सारी चीजें ऐसी फील होती हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसी चीजें बढ़ने को देखने को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इको सेंसिटिव जोन के ऊपर। इको सेंसिटिव जोन जो है पारिस्थितिक पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों के ऊपर है। देखो, हमारा जो एक प्लान तैयार है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन ने जो यहाँ पर अपना राष्ट्रीय वन्य जीवन कार्य योजना को तैयार किया, उनके अनुसार जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, नेशनल पार्क्स है, इन सब की जो सीमा है 10 किलोमीटर के भीतर की भूमि को यहाँ पर जो है वो क्या बोल दिया गया है कि वो एक इको सेंसिटिव जोन है। क्योंकि वो जैसे क्या होता है ना कि पूरा एक एरिया है ये, इसके अंदर आसपास के 10 किलोमीटर की जो एरिया है ना, वहां पे कोई ऐसा होना नहीं चाहिए, कुछ भी वहां पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर यही बोला है कि सेंसिटिव है, काफी संवेदनशील गलियारे हैं, काफी सेंसिटिव इको कॉरिडोर्स हैं, तो यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी थोड़ा कम से कम रखो। तो यही चीज जो है वो इशू करी है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इन्हीं को क्या बोला गया, शॉक एब्जॉर्बर इनको बोला गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी मानवीय गतिविधियां होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट किसको करेंगी, वहां पर रहने वाले लोगों जो जानवर है वहाँ पे, फ्लोरा एंड फौना, उनको वहां पे करेगी। तो ये जो है इसका जो पूरा उद्देश्य है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पर्यावरण के प्रति जो है लोगों की जो दैनिक गतिविधि उसमें बाधा डाले, नहीं, लेकिन जो संरक्षित क्षेत्र है वहां पे लोगों को जो है समझना होगा कि वहां पे जो है हमारे एनिमल्स का रहना है, तो थोड़ा सा जो है गाइडलाइंस के तहत ही वहां पे काम करें। तो वहां पे उस पूरे रीजन के अंदर जो है कोई भी आपने माइनिंग करनी है, चीड़ लकड़ी का व्यवसाय, ये सब चीजें आपको रोकनी वहां पर करनी होगी, ठीक है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज को वहां पे परमिट भी दे दिया गया है, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही रोक दिया गया है। जैसे कि अगर अगर आपने कृषि करनी है, बागवानी करनी है, वर्षा जल संचयन करना है, जैविक खेती करनी, इन सबको आपका जो है वो परमिट मिला हुआ है, ये आपको अलाउड है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला है कि जो भी राज्य है वो अपने अनुसार अपने वहां की एरिया है, मतलब 1 किलोमीटर का दायरा दिया है, और ये बोला है कि इसको 1 किलोमीटर को अपने हिसाब से आप घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो, स्टेट की अपने हिसाब से है, ठीक है। सो यहाँ पर कोर्ट ने किसको पावर दे दी सारी, कोर्ट ने पावर दिया उस एरिया के जो प्रधान है, वहां के जो वन संरक्षण है, जो प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी है
या फिर उस पूरी स्टेट का जो भी वहां पे गृह सचिव है उनको ये पावर दे दी गई। उनको ये बोला कि आपने लिस्ट बनानी इको सेंसिटिव जोन की, और आपने जो है न्यायालय के समक्ष इसको प्रस्तुत करना, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। तो कोर्ट ने तो अपना ये बोल दिया है। कोर्ट ने बोला कि आप लोगों को जो है कोई एक नया स्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत नहीं है ऐसे एरियाज के लिए। कोई आपने मतलब जो वहां पर आप थोड़ी बहुत एक्टिविटीज कर सकते हो, अगर आपको आपका वहां का जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर है, जो वहां का प्रधान मुख्य वन संरक्षण है, आप उनसे परमिशन लेके आप जो एक्टिविटीज करना चाहो कर लो। और जो आप 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये जो है अदालत यहाँ पर आपको इस चीज का अनुमान दे रही है। लेकिन क्या हुआ ना अभी यहाँ पर, अब ये कह सकते हैं कि जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो डिसीजन दिया, उन्होंने अपनी सारी की सारी जो एक पावर है वो किसके हाथ में दे दी, उस एरिया के प्रधान मुख्य वन संरक्षक। तो ये तो एक ही पर्सन के बाद पावर आ गई ना सारी। और उन्होंने 1 किलोमीटर की बात बोली, जिसकी वजह से क्या हो गया कि केरल के अंदर बहुत सारी जगह पे विरोध होने शुरू हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पोल्स का लगना, दीवारें खड़ी करना, सड़कें, पुल, ये सब बनाना है वहां पर। तो वन भूमि और वनों के किनारे पर जितने भी लोग रहते हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित होने शुरू हो गए हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे जो अधिकार हैं वो, आप वहां पर अगर ये सब चीजें बनाना शुरू कर दोगे, वो जो संरचनाएं होती हैं, तो उससे तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आज के समय में देखने को मिल रही है। तो बेसिकली बात क्या है, दोनों के बीच में टसल हो गई। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके बीच में अब वर्सेस वाली सिचुएशन आ गई है। ये बोल रहे हैं कि भाई 10 किलोमीटर के दायरे में, और इन्होंने कोई पावर नहीं दी किसी और के हाथ में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 किलोमीटर का दायरा रखा और सारी की सारी पावर वहां के चीफ ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर के हाथ में दे दी। तो अब यहाँ पर हमेशा कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अलग अलग राहों पे चलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि दोनों के यहाँ पर सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो जाता है। और फिर वही आपको देखने को मिलता है कि दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं होता, तो लोकतांत्रिक शासन की पुष्टि करने के लिए और इन सब चीजों के लिए यहाँ पर अभी सफर किसको करना पड़ता है, लोगों को सफर करना पड़ता है। तो ये वही बात है, थोड़ा सा सफर जो है ना लोगों को यहाँ पर कम करने के लिए गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। ये आप देखो यहाँ पर पिक्चर में, ये कुछ इको सेंसिटिव जोन्स हैं, ये वाले एरियाज है, जिसके अंदर हरियाणा की सुल्तानपुर सेंचुरी, जो कि एक नेशनल पार्क भी है, ओखला बर्ड सेंचुरी नोएडा में, और उसके बाद बांदीपुर कर्नाटका का, वेस्टर्न घाट्स का पूरा रीजन महाराष्ट्र का, पुलिकट एक लेक भी है, और सुंदरबंस तो आप जानती हैं, सब कोई जानते हैं सुंदरबंस को। ठीक है भाई। नेक्स्ट, डीकार्बनाइजेशन। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को, आपको पता है, मंजूरी दे दी है, सुना है ना इसके बारे में। और इसी से हम डीकार्बनाइजेशन, कार्बनाइजेशन को रिमूव करना, डीकार्बनाइजेशन का मतलब क्या है, डीई का मतलब क्या होता है, रिमूव करना, कार्बन के यूजेज को रिमूव करना। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि चीन और यूएसए के बाद भारत तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, हवा में छोड़ता है। तो उसका सबसे बड़ा जो हिस्सा आता है वो कहाँ से आता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी एरियाज होते हैं, आयरन के होते हैं, और जितने भी ये मोटर वाहन होते हैं, सीमेंट, कृषि, यहाँ से निकल के आता है। तो वो हमें ठीक करना पड़ेगा, उसी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट आया है। और डीकार्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने डीई का मतलब ही आप लोग याद करो, मैं आपको बता रही हूँ, सुनो सब लोग। आर ई लिखा है तो उसका मतलब होता है दोबारा से। याद है स्कूल में टीचर लिखती थी हमारे लिए रीडू, मतलब दोबारा लिखो, या हम कहते हैं रिवाइज। री का मतलब क्या, दोबारा से हम इसको वाइस बन रहे हैं, हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब री का मतलब होता है दोबारा, वही डी का मतलब होता है हटा देना। तो कार्बन के यूज को हटा देना, डीकार्बनाइजेशन। मतलब कि आप ऑक्सीजन, सॉरी, जो कार्बन की मात्रा है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसमें आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है एक जो मतलब एक ना तो न्यूट्रल बैलेंस करके ले आओ यहाँ पर। तो हम कैसे इसको ले सकते हैं, जब हम यहाँ पर कम कार्बन वाले चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो सरकार क्या कर रही है, आप लोगों को सुना होगा पंचामृत, मोदी जी प्रॉमिस करके आए थे पंचामृत प्रॉमिस, जिसमें हम लोगों ने 5 बातें कही थी कि हम लोग 2030 तक 500 गीगावाट जो है नॉन फॉसिल फ्यूल जो है वो रीच करेंगे। 50% तक हम लोग यहाँ पर अपनी जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, ऊर्जा की, पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, अपने नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा के जो स्रोत हैं जो दोबारा से रिन्यू हो सकते हैं उन पे शिफ्ट करेंगे। प्लस हम लोगों के जितने भी यहाँ पर जिसमें भी कार्बन का, जितना भी ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें कार्बन की चीजें, उसको हम रिड्यूस करेंगे 2030 तक। और फिर यहाँ पर हम लोग और ज्यादा 2005 के स्तर से 2030 तक 45% की कमी और लेके आएंगे कार्बन में। और फाइनली 2070 तक हम लोग यहाँ पर नेट जीरो कार्बन पे पहुंचेंगे, मतलब जीरो बिल्कुल। एक तो ये पहला हम लोगों ने प्रॉमिस किया है।
दूसरा, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जैसे हर 5 सालों में आप यूएनएफसीसी को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि 2005 से 30 तक हमने कितना कितना कम किया है। 2030 तक हम लोग जो यहाँ पर बड़े हैं तो उसका कितना परसेंट अभी तक हमने अचीव कर लिया है। तो ये सब है कि वनों और वृक्षों के माध्यम से हम कितना जो है कार्बन को यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी नहीं कर रहे हैं। उसके लिए सरकार ने क्या किया, उसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग प्रयोग किया, जिसमें सबसे पहली स्कीम आती है फेम स्कीम। देखो ये तो दिल्ली में तो बहुत छाई थी ये फेम स्कीम। FAME का मतलब है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सुने ना, ई रिक्शा सब लोगों ने, है ना, ये उसी के लिए बेसिकली थी कि भाई सब लोग यहाँ पर ई रिक्शा के ऊपर आओ, चार्जिंग स्टेशंस लगाएगा। दिल्ली में तो बहुत हो गया था। अभी यूपी की भी बात करूँ तो वाराणसी ने भी डिसाइड किया है यहाँ पर कि 2041 तक वाराणसी के जितने भी रीजन है जहाँ पे सब लोग टूरिज्म वगैरह के लिए जाते हैं, ठीक है, बहुत ही सुंदर प्लेस है, तो वहां पर भी सब लोग जो है वो ई रिक्शा वगैरह से ही ट्रैवल करेंगे, अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं ला सकते हैं। तो BS4 और BS5 के जो एमिशंस हैं यहाँ पर उसी के तहत पूरा चलेगा। प्लस जितने भी पुराने ऐसे वाहन हैं उनको प्रचलन से बाहर करने की उद्देश्य यहाँ पर लागू किया, कि ये भी बहुत चल रहा है आज के टाइम पे। इंडियन रेलवेज भी आप लोग जानते हैं कि ऐसी ब्रॉड गेज मार्गों को बना रही है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर सको। इलेक्ट्रिक बहुत सारी कार आ रही है, चलो कार तो उतनी ज्यादा अभी इंडिया में नहीं आई है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक, आप लोगों ने सुना होगा ना, जिप, जिप जो आपको डिलीवरी देने के लिए आते हैं बहुत से लोग। तो ये सब भी क्या है, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, है ना। इलेक्ट्रिक बसेस बहुत सारी चलने लग गई हैं, और उन बसेस के पीछे भी लिखा होता है कि हम तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक हो गए हैं, क्या आप हुए हैं, है ना। पढ़ा है ना सब लोगों ने सारी चीजें। तो बस यही है, यही सब आपको प्रमोट करके बताया जा रहा है कि ये करना है हम लोगों को। और आज भी जो है भारत उन गिने चुने देशों में से है जो यहाँ पर EV30 कि हमें जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो 30% तक, 2030 तक आते आते हम लोगों को यहाँ पर जो है वो 30% नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ जाने हैं। और हम लोग जो यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना आई थी जिसकी वजह से 88 मिलियन परिवारों ने कोयला आधारित खाना पकाने के ईंधन से LPG कनेक्शन लेने की मदद मिली है। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं, LED बल्ब्स का यूज करना, है ना। उजाला, उज्ज्वला और उजाला अलग है। उज्ज्वला जो योजना है वो LPG सिलेंडर्स के लिए है, उजाला योजना जो है वो LED बल्ब्स के लिए है। तो ये सब योजनाएं जो है यहाँ पे चल रही हैं। और इसी में आता है आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो ये कहता है कि जितनी भी हाइड्रोजन है वो सिर्फ स्वच्छ तरीके से बनाई जाएगी, ग्रीन तरीके से बनाई जाएगी, जिससे हम हाइड्रोजन इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, पॉल्यूशन होता है, स्टील, केमिकल, इन सबको हम लोग यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा अभी यहाँ पर मैप तैयार हुआ है और कोशिश भी इसके ऊपर जारी है। ठीक है, चलिए लास्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। वेरी फेमस चिलिका लेक, सब लोगों ने सुना है ना इसके बारे में। तो अभी आप लोग जानते हैं चिलिका लेक हमारी उड़ीसा के अंदर है। तो ये जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है यहाँ पर, क्या इसकी वजह से यहाँ पर हमारी चिलिका लेक में जो है बहुत सारे ऐसे पक्षी प्रवासी जो वहां से आते हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। तो देखो, अगर मैं चिलिका लेक की बात करूँ तो ये एशिया की सबसे बड़ी जो है एक अंतर्देशीय लवड़ी वाटर की, सॉल्ट वाटर वाली लेक है, जो कि उड़ीसा सतपाड़ा में लोकेटेड है। दया रिवर से यहाँ पर इसको पानी मिलता है। देखो ऐसे वो आ रही है महानदी, महानदी अपने आप को ट्रिप जो है बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करती है ना। वो अपनी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, जैसे गंगा बनाती है ना, ये भी डेल्टा बनाती है। ऑलमोस्ट सारी जो आपकी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है ना, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, सब डेल्टा बनाती है। लेकिन सबसे बड़ा डेल्टा किसका बनता है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का बनता है सुंदरबंस में। तो ये जो है ना, यहाँ पर जब उसकी एक और ब्रांच निकलती है दया रिवर महानदी की, तो वो वहां से पानी भरती है उधर। और फिर उसके बाद जो है ये आपका बहुत से ब्यूटीफुल आइलैंड है उधर, हनीमून आइलैंड और ब्रेकफास्ट आइलैंड। वो आइलैंड के पास ही जो है ये वाली लेक जो है वो सिचुएटेड है। और यहाँ पे बहुत सारी फिशेस का यहाँ पर अच्छा खासा, मतलब फिशेस यहाँ पे रहती हैं। 1.5 लाख से ज्यादा मछुआरों की जीविका उन पर निर्भर रहती है। 132 गांव डिपेंड रहते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए, फिफ्थ पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है भारत की पहली रामसर साइट। अब मैंने ना आपसे एक क्वेश्चन पूछा था पिछली से पिछली वीडियो में कि रामसर साइट्स कितनी है भारत में। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने वहां पर आंसर दिया है 40। देखो 40 नहीं है, रामसर साइट 40 नहीं है, हमारी 75 रामसर साइट्स है। 40 तो हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो वो वाला आंसर सब लोग अपना ठीक करना, मैं भी रिप्लाई करूंगी उस कमेंट पे अभी, लेकिन वो आप ठीक कर लीजिएगा जिस स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया। आप लोग सुन रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। 1981 में चिल्का झील जो है उनको रामसर साइट के तहत यहाँ पर पहली बार जो है ये मिला था। और भारत के अंदर रामसर साइट 75 है, 75 साल हो गए ना आजादी के, तभी की गई थी ये।
ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारी बर्ड्स हैं जो जो कैस्पियन सी, बेकाल लेक, डीपेस्ट लेक है ना वर्ल्ड की, डीपेस्ट है रशिया के अंदर, अरल, रूस के अन्य जो भी और भाग हैं, मंगोलिया वगैरह, वहां से सारी बर्ड्स जो है ना वो कहाँ पे आती हैं, इंडिया में इसी रीजन में आती है। तो यहाँ पे जो फ्लेमिंगोज होती हैं, फ्लेमिंगो का सबसे बड़ा जो आने का स्रोत एरिया होता है वो यही है। उसके अलावा और भी आते हैं, नॉट ओनली दिस, इरावेडी डॉल्फिन्स भी यहाँ पर काफी सारी हैं। इरावेडी नदी का नाम है म्यांमार की। उसके बाद यहाँ पर आपके गोल्डन जेकॉल, चीतादर, हिरन, हाइना, ऐसे जानवर भी बहुत से आते हैं। और वहां पे ना उसके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक मंदिर भी है जिसका नाम है कालीजी मंदिर, जो कि देवी कालिज्जे को समर्पित है। ये यहाँ पर जो है मकर संक्रांति के समय काफी से लोग आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, चिल्का लेक इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, इसके बारे में फैक्ट्स बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। देन आते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, अग्रिम प्राधिकरण योजना। ये क्या स्कीम है? 2015 से 20 तक के लिए जो है भारत सरकार ने यहाँ पर विदेशी व्यापार के ऊपर जो एक शुल्क छूट यहाँ पे दी थी उसके लिए है। इसमें क्या होता है कि जितना भी हमारा कच्चा माल है उस पर जो आप आयात शुल्क है ना उसमें आपको कुछ छूट दी जाती है। और ये वाला जो है, यहाँ पर आप इसमें पैकेजिंग, ईंधन, तेल वगैरह ये सब भी लेके आते हो तो भी आपको यहाँ पर अनुमति दे दी जाती है। तो ठीक लिखिए ये सारी स्टेटमेंट्स। ठीक है। ये है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में, इसमें काफी सारी छूट वगैरह जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, WCCB, ये क्या है? ये है हमारा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, 2009 दिल्ली में इसको स्थापित जो है वो देखो, जो WCCB है हमारा, ये दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन जो ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ये हमारी 2009 में नहीं बनी है, ये 2008 में यहाँ पर बनाई गई है। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है। जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 वाला, उसको जब चेंज किया गया 2006 में, उसके बाद इसको बनाया गया, उसी एक्ट के तहत इसको बनाया गया। तो 2008 में एक्चुअली बनना शुरू हुई है। इसके हेडक्वार्टर यहीं दिल्ली बिकाजी कावा में है। और ये जो है अपने तरीके से काम करती है, पूरा जो भी वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट आपने क्राइम किया है उसके लिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा, बस यहाँ पर जो है वो एक ये गलत लिखा हुआ है कि ये बनी कब थी। तो वाइल्ड लाइफ काफी न्यूज में रहती है ना, तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया कि वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए फैक्ट्स थोड़े बहुत सबको पता होने चाहिए। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ये थे आज के हमारे आर्टिकल्स, कंप्लीट करिएगा सब लोग इसको। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।